नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग के अंदर बुध विहार के अंदर मान्यवर हमारे जय भगवान जाटव जी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये अपने विचार देना चाहते हैं कि जो आज देश के अंदर एट्रोसिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और शिक्षा और कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर जो चर्चा है वो अपने विचार दे रहे हैं जय भगवान जाटव जी। मान्यवर जी, आपके विचार अब सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो आप? जो योजनाएं जो हमारे लोगों के लिए स्पीड कुछ पकड़ी थी वो बिल्कुल धीमी हो गई है। धीमी क्या होगी, बंद ही हो गई है। तो उन सब बातों पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए और ऐसी चर्चाएं हम ही नहीं कर रहे, पूरा देश कर रहा है। जगह जगह पर पूरे देश में आंदोलन भी हो रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, गोष्ठियाँ हो रही हैं। चारों तरफ से जो जिससे हो रहा है वो कर पा रहा है, वो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं लगा क्योंकि सरकार के ऊपर इसका कोई दबाव नहीं बन रहा। सरकार को यदि दबाव में लाना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जितने संगठन हैं, जितने हमारे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और सब लोग बुद्धिजीवी पूरे देश में भरे पड़े हैं क्योंकि आए दिन नहीं बल्कि रोज़ ही पूरे देश में हम लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन असर सरकार पे नहीं है। जागृति हमारे लोग में जरूर आई है, सोशल मीडिया से काफ़ी जागृति है, लेकिन हम सरकार पे कोई दबाव नहीं बनाता। तो इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि इसके लिए आप अपने विचार दें, बताएं क्या किया जाए, कैसे दबाव बनाया जाए, सरकार को कैसे झुकाया जाए। सरकार हमारे पास एक ही होता है आइटम, वो होता है हमारे वोट की ताकत। अब वो वोट की ताकत भी हमसे छिन गई है। आपको जैसा सभी पता है, ईवीएम से लेकर के बहुत से जगह हैं घोटाले, वो सारे घोटाले होते हैं और उन घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला जो वोटिंग में चल रहा है वो भी हमें डिस्कस करना चाहिए, भाई क्या किया जाए। क्योंकि जो घोटाले हैं, जो वोटिंग का मामला है, वो उन्होंने मैनेज कर लिया है। चुनाव अब आप वोट किसी को देते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मैनेज कर लिया उन्होंने, कैसे करना है वो मैनेज का सवाल हो गया। तो अब चुनाव का महत्व नहीं रह गया। तो बाबा साहब ने जो लड़ कर के कितने झगड़ों के बाद, कितनी मुसीबत के बाद में एक वोट का राइट दिलवाया था कि बैलेट से आदमी चुना जाएगा, जो आपके हक का होगा, जिसको आप चाहेंगे उसको आप वोट देंगे, वो जमाना लद गया। अब इसको कैसे वापस लाया जाए? मेरा तो ये मानना है कि यहाँ 1 लाख आदमी के भी यदि गोलियों में मारे जाए तो भी ये सरकार ये अपना जो मैनेज करने वाला सिस्टम है वो बंद नहीं करेगी और मनमर्जी से अपनी सरकार बनाएगी। ये आपने पीछे भी देखा है, लोकसभा में भी देखा है, यूपी के विधानसभा में भी देखा है। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन सब बातों को समझते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान के लिए क्या किया जाए, इसीलिए आपको बुलाया है। आपसे ये जानना है, आपको राय चाहिए कि रास्ता क्या बनाया जाए। जिन लोगों के साथ में युवा होते हैं, नौजवान होते हैं, भविष्य में राजनीति पर शासन उन लोगों का होता है। भविष्य में धर्म लहराता है, उनके लिए लहराता है। और आज पूरे देश के अंदर कोई ऐसा सेंट्रल लीडर नहीं है जो दलितों पर होने वाले जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज उठा सके और सेंट्रल गवर्नमेंट पर या राज्य सरकार पर एक दबाव बना सके कि ये हमारे अधिकार हैं, इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक कहावत अंग्रेजी में है, द मैन हु डज नॉट रेस्पेक्ट योर राइट्स, ही डज नॉट रेस्पेक्ट यू एज ए ह्यूमन बीइंग। वह आदमी जो आपके मिलने वाले अधिकारों का सम्मान नहीं करता, वो आपको इंसानों की तुलना में नहीं गिनता है। वो इस देश के हालात इस तरह हैं कि हर जगह सरकारी नौकरियां खत्म करी हुई हैं। हम लोगों के पास में जो भी जमीन जायदाद देश में थी, हमारे पूर्वजों से छीन ली गई। अब जो संपदा है, जो जमीन है, जल है या खनन के अंदर जो भी खनन का बंटवारा समान रूप से होना चाहिए ताकि हमारे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सरकार ने सबसे ज़्यादा हमारे मेरुदंड को तोड़कर सरकारी नौकरियों को
ख़त्म किया है। इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए ऐसा प्रेशर हो कि हम केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकें। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो हमारा मेरुदंड टूट जाएगा, खून का प्रवाह रुक जाएगा और हमारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा और पूरा समाज पैरालाइज हो जाएगा। तो देश में हम लोगों को मिलकर ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए कि पूरे देश में हम लोग अपने लोगों की रक्षा कर सकें, सुरक्षा कर सकें। एक समय ऐसा था, मैं आपको बताऊं, कि मंगोलपुरी बसाई जा रही थी, एक तरफ नंदनगरी बसाई जा रही थी, एक तरफ कल्याणपुरी बसाई जा रही थी, जगह जगह कॉलोनियां काटी जा रही थी कि लोगों को जमीन दी जाए। लेकिन आज सरकार हर कार्य शुल्काष्टों के खिलाफ कर रही है और जो सरकार सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करना चाहती है वो हकीकत में सरकार चलाने के काबिल नहीं है, वो प्राइवेट लोगों से सरकार को चलवाना चाहती है। एक आंदोलन 1965 में हुआ, उस आंदोलन में 5 लाख लोग जेल में गए। उसी आंदोलन के तहत बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने लगी। उसी आंदोलन के तहत सरकारी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। उसी आंदोलन के तहत गांव-गांव में जमीन बांटी गई। वो आंदोलन आज जीवित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार को झुकाने की जरूरत है और अपने लोगों की राष्ट्रीय पूरी तरह सुरक्षा करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, जो व्यक्ति धनवान होता है, उसका सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि वो गरीब लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोके, उनके खिलाफ अपनी आवाज को मजबूत करे। और देश की राजधानी में जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य शुल्काष्टों के लिए होता है, उसकी आवाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। ये आपने 5 तारीख वाले धार्मिक आंदोलन में देखा था। हमारा मेन मकसद है कि जय भगवान जाटव जी को हर तरह से सपोर्ट कर उन्हें एनर्जेटिक बनाए, उनका अनुगमन करें। वो चलती फिरती लाइब्रेरी है, उनके पास में काफ़ी अनुभव है और हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा होकर ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है जो सरकार पर एक तरह से अपना प्रेशर बना रही है। दूसरी बात यह कि जब शुल्काष्टों का मुद्दा होता है तो बिल्कुल मुंह पर ताले लगा दिए जाते हैं। वीटो पावर को इस्तेमाल कर कोई एमएलए एमपी आपके हक की बात नहीं उठाता है। आपने देश की सरकार में देखा था कि इतने एमपी मिलने के लिए गए लेकिन प्रेसिडेंट भी उनसे नहीं मिल पाया था। ये बात आपने खूब अच्छी तरह से देखी है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी समझदार हैं, योग्य हैं। इस सामाजिक क्रांति में लोगों के चतुर्मुखी विकास के लिए पूरी तरह से मदद करें, सहयोग करें, आवाज उठाएं। यूट्यूब चैनल वगैरह जैसे भी हम उठा सकते हैं और जो सरकार आपके विरोध काम कर रही है उसको उखाड़ फेंकें। गालिब का एक शेर है, एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा। अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आज हम संवैधानिक तरह से अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको भी देखकर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी एनर्जेटिक होंगे और वो समाज के लिए बात हो जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। धर्म संसद नियम संसद बननी चाहिए। मैं तन मन धन से तैयार हूँ और पूरा संसद सैनिक दल इस काम के लिए तैयार है। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सहयोग करेंगे। धर्म संकट ये आ गया है कि हमारा संविधान बचेगा नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे, ना हमारे अधिकार बचेंगे। तो सबसे बड़ी लड़ाई यानी है कि मौजूदा सरकार के द्वारा जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, जिससे आरक्षण खत्म हो, नौकरियां खत्म हो गई, बच्चे पढ़ के जाएंगे कहाँ, हर विभाग में बेईमानी हो रही है। समाज के छोटे छोटे जितने भी संगठन हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, उनको कोऑर्डिनेशन बना के एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जिससे उनकी संख्या भारी हो, कार्यक्रम बड़ा हो, जिससे दबाव बनाया जा सके। दबाव बनाने के लिए जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक सुझाव है कि जितने भी देश में दलित संगठन हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करने की बहुत आवश्यकता है इस समय में, क्योंकि ये संविधान खतरे में है। से संविधान बना है तब से आज तक कहाँ हमको इक्वल प्रोटेक्शन मिला है?
कहाँ हमको इक्वलिटी मिली है? कहीं नहीं मिली है। इसके लिए पूरे देश की पुलिस जिम्मेवार है, इसके लिए पूरे देश के वकील जिम्मेवार हैं और इसके लिए पूरे देश की जुडिशरी जिम्मेवार है। अगर हमारे साथ में किसी ने बेईमानी की है तो जुडिशरी ने की है। हमारे बीच में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जुडिशरी का कोई ये कहे भाई ये क्या है। सभी को प्रार्थना जय करता हूँ। साथियों, बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, कहीं भी हम अगर 50 या 100 आदमी इकट्ठा करते हैं तो भाषण की बहुत ज़्यादा ललक रहती है। बड़ा दुख होता है कि 2-2 मिनट भी, मतलब 2 मिनट का मतलब पूरा ऐसा लगता है कि पूरी बात मैं ही कह लूँ सब। मैं निचोड़ बात आता हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं माफ़ी चाहूँगा। जो अभी भीम संसद की बात चल रही है, मैं उससे बड़ा सहमत हूँ। मैं पहले से ही जाटव साहब के साथ में रहा हूँ और मैं आज भी पूरे संगठन की तरफ से, आप संसद बैठाइए, हम भी एक सदस्य बनना चाहेंगे उसके, और आगे की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। पूरे भारत से हम भी, हमारे पास लिस्ट है, पूरे भारत के लोग जोड़ देंगे, हर प्रदेश के लोगों को मिलना सूचित कर देंगे तक जाके। साथियों, शांति तब तक नहीं आती जब तक क्रांति नहीं होती है। ये पक्का मान लीजिए, ये तथागत गौतम बुद्ध ने भी लिखा है। ये क्रांति है, हमको इकट्ठा होकर ही क्रांति पैदा करनी है। हमें लड़ाई की बात नहीं कर रहा साथियों, ना बंदूक चलाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ सिर्फ 10,000 या 12,000 आदमी की तादाद होगी। जब ये लोग 12,000 आदमी की तादाद को देख करके घबरा जाते हैं, हम अगर लाखों में हो जाए देश तो ये तो छोड़ कर भाग जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग के अंदर, भवन के अंदर बुद्ध विहार के अंदर एक भीम संसद की एक मीटिंग है, जो यहाँ पर जय भगवान जी यहाँ के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं यहाँ के, और जो उन्होंने गठित किया है। तो सब हम जानना चाहेंगे इस माध्यम से कि भीम संसद का जो बहुजन समाज के लिए क्या भूमिका है इस देश के अंदर। भीम जो मुद्दा है, और राजकुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर आए। भीम संसद एक पूरे भारत की संसद बनने जा रही है, जो SC ST OBC प्लस माइनॉरिटीज की जो आवाज़ नहीं सुनते हैं संसद वाले, वो पूरी संसद बैठेगी इसी समाज की। तो सर, जो एट्रोसिटी हो रही है इस देश के अंदर बहुजन समाज पे, इसमें क्या भूमिका है इसकी? और अभी 22 प्रतिज्ञा जो ली गई है जी, और इस पर बहुत बवाल RSS और BJP के लोगों ने किया है, जो मनुवाद की विचारधारा के जो लोग हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की ही परंपरा नहीं है, ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ने 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ग्रहण करी थी, उसमें 22 प्रतिज्ञा दिलाई थी। ये लोग तो हम लोगों को ऐसा ही इकट्ठा करना पड़ेगा और बार बार हर महीने में हमको दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, लाखों में। मान्यवर जी, भगवान जाटव जी हैं, इसका एजेंडा आज क्या है जी? आप संसद बनाई जा रही है जी, ये एक कारण है, मजबूरी है। ये है कि पार्लियामेंट हाउस में जो काम हो रहा है वो स्वर्ण समाज के लिए हो रहा है, उसमें दलितों की कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। हमारे साथ जुल्म जाति से लेकर के हमारे हिस्सेदारी तक जहाँ भी है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं दिया जाता। और जो हमारे सांसद हैं वो सांसद एक शब्द नहीं बोलते। तो इसीलिए ज़रूरी हो गया है कि हम लोग अपनी अलग संसद बनाएं, जो कि भीम संसद बनेगी और वो पार्लियामेंट हाउस के मुकाबले पर ही होगी। और पूरे देश की जितनी समस्याएं हैं हम वो लोग एक प्लेटफॉर्म से उठाएंगे और हम लोग सरकार को बाध्य करेंगे कि वो हमारी बात को माने, जनता की बात को माने। उसी को लेकर के आज ये बड़ी मीटिंग की तैयारी। मीटिंग 19-20 नवंबर 2022 को शनिवार इतवार के दिन ये संसद हो रही है, बैठेगी। उसमें पता लगेगा, उसमें भारत सरकार को पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है। जी, क्योंकि ये लोग जब हमारा कोई भी सवाल पार्लियामेंट हाउस में उठता ही नहीं है
तो हमारी समस्या का समाधान होता ही नहीं है। तो मजबूरी में ये हमने बनाई है और इस संसद ये एक ऐसा संसद होगा, ये हमारी भीम संसद इतनी बड़ी संसद होगी कल आने वाले समय में कि जो उस संसद को भूल करके ये भीम संसद के लिए लोग मेंबर बनने के लिए तड़पेंगे। धन्यवाद। मान्यवर जी, इसका एजेंडा गिनाइए आप, क्या क्या हैं? एजेंडा कितने का? एजेंडे तो बहुत है, जो भी आपके पास। जैसे शुल्क सर्टिफिकेट हमारा पूरे देश में जी, जी। माना जाता, 25% आबादी ऐसी है जिसको शेड्यूल कास्ट ही नहीं गिनाया जाता, वो जनरल कास्ट में आ गई। जी जी जी। तो ऐसे ही हमारे लोग बजट का है, बजट का जो इन्होंने प्रस्ताव पास किया 27 जून 2005 को जो NDC की मीटिंग थी, उसमें जो एजेंडा पास हुआ है कि हम 10 साल में दलित समाज को सामान्य वर्गों में बराबर ले आएंगे, तो आज तक एक भी कदम नहीं उठाया गया। हम इसी पे खींचेंगे कि 10 साल की बजाय 18 साल हो रहे, 18 साल में हमने क्या किया? एक भी कदम नहीं उठाया। तो हम इसी को मुद्दा बना करके आज भीम संसद का गठन कर रहे हैं। और जो हमारे आदमी चुन के MP वगैरह जाते हैं, मान लिया कल को एक आरक्षण शुल्क कास्ट को मिलता है या पिछड़ी जाति के लोग को मिलता है, यदि वो आरक्षण का बिल ये ले आए भाजपा वाले और बिल ये प्रस्ताव पास करवा लेते हैं कि भाई आप प्रस्ताव पर साइन करिए, बिल पास हो गया, तो हमारे आदमी को तो साइन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उनकी सदस्यता जारी है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे जो आदमी हैं जी, वे फ्री होने चाहिए, वो कहीं भी वोट दें, अपने बिल के खिलाफ अपने विरोध उसमें ही वोट दे दें समर्थन में, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये कानून में है, हम ये कानून तोड़वाएंगे। शेड्यूल कास्ट का जो भी सांसद होगा वो फ्री होगा, वो वोट दे, बिल के विरोध में दे या बिल के समर्थन में दे, वो फ्री होना चाहिए। ये हम लोग भीम संसद से ही उठाएंगे। मान्यवर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मान्यवर जी एक बताइए कि हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या जरूरत पड़ेगी भीम संसद बनाने की, आप हम जानना चाहेंगे आप। देखिए, आज़ादी को 75 साल हो गए हैं जी, लेकिन आज तक भी दलितों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ये अलग बात है कि बाबा साहब के अधिकार जो हमें संविधान में दे गए हैं, उनके कारण हमारे कुछ लोग पढ़ लिख करके कुछ लोग हमारे जो है नौकरियों पे लगे और अपनी जो है आर्थिक स्थिति को सुधारा है। लेकिन आज भी वही मानसिकता है जो गुलामी की मानसिकता जो पहले थी। आज भी हमें ये विचार मुख्य धारा में जोड़ने को राजी नहीं है। ना ही आज एक शेड्यूल कास्ट अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे दलित ही कहा जाता है, उसे ये नहीं कहते ये देश का राष्ट्रपति है। पहले उसका नाम पे बीच आगे ये लगता है कि दलित राष्ट्रपति है। तो आज इतनी बड़ी मानसिकता आज भी दूषित है। इस मानसिकता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और तभी लड़ेंगे जब हम सब एक हो जाएंगे। धन्यवाद। 22 प्रतिज्ञाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें अपने आप को बौद्ध बनाना है और बौद्ध दिखाना है और हिंदू धर्म से अपने आप को अलग करना है, तो वहाँ 22 प्रतिज्ञा हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनी। बहुत बहुत धन्यवाद।